बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल के साथ मैं हूं इमरान सुहेल और आज हम बात करेंगे 2 माह बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहले तो ये नहीं पता था कि T20 वर्ल्ड कप होना कहाँ है और ये नहीं पता था कि टीम क्या अनाउंस होगी, लेकिन कल जब मोहम्मद वसीम ने, जो चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उन्होंने जब टीम अनाउंस की तो 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप लाइव जाएं देखने के लिए तो आपको नीचे जो हज़ारों कमेंट्स आते हैं 99% नेगेटिव कमेंट। रमीज़ राजा के आने से पहले जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बुरहानी सूरत हाल है, एक बहरान जो है वो पैदा हो गया है कि जैसे ही वसीम खान टीम अनाउंस करते हैं उसके ठीक 2.5 घंटे के बाद मिसबाह भी इस्तीफ़ा दे देते हैं और वक़ार यूनुस भी इस्तीफ़ा दे देते हैं। क्यों, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि शायद उनकी मर्ज़ी की टीम नहीं आई है या कोई और वजह है कि राजा साहब जो हैं वो अपने जो अहकामात जारी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो ज़्यादा वजह बने एतराज़ात की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप मुल्क की इज्जत को देखते हुए इतने बड़े इदारे में बैठकर ये फैसले करें कि आपने किसकी मर्जी से किसको टीम में रखना है और ये सोचना है कि आपकी लॉबी का बंदा सेटअप में मौजूद है तो उसके ऊपर प्रेशर डालकर किस तरह उसको टीम से निकालना है, ये आप बड़े अच्छे तरीके से पिछले 70 सालों से करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपने हॉकी का हाल तो देखा ही हुआ है कि हॉकी का क्या हाल है। और आज वहां पर शायद शायकीन क्रिकेट को छोड़ें, जो साबिक ओलंपियन है उनका भी दिल नहीं करता है कि वो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जाएं। तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान इस तरह के हालात रहे तो पाकिस्तान के कज़ाफी स्टेडियम, कराची नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में कोई जाने को किसी का दिल करे। सीधा आते हैं अपने टॉपिक की जानिब और आज बात कर लेते हैं कि मोहम्मद वसीम ने जो टीम अनाउंस की वो क्या थी। वो सबको पता है कि कौन थे वो 15 खिलाड़ी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 6 खिलाड़ियों के ऊपर, उन 6-7 खिलाड़ियों के ऊपर जिन पर एतराज़ात मुझे नहीं है। बहैसियत प्रोग्राम एंकर तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, तज़किया दे सकता हूँ, लोगों से राय जान सकता हूँ, लेकिन लोगों को क्या एतराज़ थे, क्यों एतराज़ थे, पहले मोहम्मद वसीम ने उनको किस तरह से डिफेंड किया वो सुन लेते हैं। देखिए, एक तो आजम खान हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बैकअप विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान हमारे नंबर 1 कीपर हैं एंड ही विल रिमेन द नंबर 1 विकेट कीपर। अब देखें, जो पहले हमारे पास था कि हमारे पास बिगर स्क्वाड्स की गुंजाइश मौजूद थी जिसके अंदर हम हर चीज़ का एक बैकअप रखते थे और बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होते थे हम उसमें वो रखते थे। तो ऑब्वियसली जब स्क्वाड छोटा होता है तो देन यू हैव टू मेक द डिसीजंस, तो फिर आपको वो चीज़ें उसमें कंसिडर करनी पड़ती है कि आज़म खान एज अ विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर। अब उसको आप कंपैरिजन करते हैं जी कि बेस्ट ऑप्शन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर क्या हो सकता था। जैसे मैंने पहले बात आपको मेंशन किया है कि हमें किस तरह के बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चाहिए। तो लेट्स से कि अगर आज़म खान रिप्लेस करते हैं, किसी वजह से आते हैं टीम के अंदर, तो ही हैज़ द एबिलिटी कि जो हमें मिडिल ऑर्डर में एक मसला चल रहा था, पावर हिटिंग का भी चल रहा था, तो उस फैक्टर को देखते हुए उनको एज हासिल है यहाँ पे कि अगर वो एज अ बैकअप विकेट कीपर भी टीम में आते हैं तो अगर उनको मौका मिलता है तो एक बैट्समैन की कमी है वो उसको भी पूरा करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद वसीम जो थे वो डिफेंड कर रहे थे उन प्लेयर्स को कि जिनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्हें टीम में शामिल कर लिया है। और ये तो वो बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ जाऊँगा। और मेरे साथ आज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तारुफ हमेशा से करवाना पड़ता, मैं हमेशा कहता हूँ तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो हमारे अपने ही इस चैनल की लगता है कि इस चैनल का हिस्सा है। काशिफ भट्ट, पाकिस्तान जूनियर टीम कैप्टन, और साथ ही साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंतहाई मोतबर स्पोर्ट्स की अगर जर्नलिस्ट का नाम ले तो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में उनका नाम आता है, अशरफ चौधरी साहब। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। काशिफ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सीधा पहला सवाल मेरा अशरफ चौधरी साहब आपसे है कि जिस तरह की टीम अनाउंस हुई, बहैसियत जर्नलिस्ट आपने अपने करियर में 92 वर्ल्ड कप की टीम लोग कहते थे बड़ी हौली है, तो क्या ये तासुर दिया है कि हमने हल्की टीम लेके जानी है और नए लोगों को मौका देना, ये अलग बात है। आपने अपने करियर में इतनी हल्की पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए टीम देखी कभी? नहीं इमरान सुहेल, ऐसे बात नहीं है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो भारी मुआवजे पर तैनात है और उसने जो खिलाड़ियों का इंतखाब किया है उसमें कोई इस बात में दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसे नाम थे जो अभी T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते थे, ना सिर्फ नुमाइंदगी कर सकते थे बल्कि पाकिस्तान टीम को मैचों में जितवा भी सकते थे।
उन नामों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं रमीज राजा मतवक्को चेयरमैन हैं, जिन्होंने 13 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज भी संभालना है। उनको खुश करने के लिए ये टीम बनाई गई है, क्योंकि माजी में हम जब भी टीम बनती थी कहते थे कि ये बाबर आजम की टीम है, ये मिसबाउल हक की टीम है। किसी टीम को हम पाकिस्तान की टीम नहीं करार देते थे। आज की टीम को रमीज राजा की टीम करार दिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की टीम ये पाकिस्तान की टीम कम और रमीज राजा की टीम ज्यादा करार दी जा रही है इसमें, क्योंकि अभी बहुत से सीनियर प्लेयर ऐसे हैं, शुएब मलिक की जो अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो बहुत अच्छी रही है और उनको मौका दिया जाना चाहिए था, ताकि वो अपना फेयरवेल भी इसी वर्ल्ड कप के साथ उनको फेयरवेल भी दिया जा सकता था। इसी तरह वहाब रियाज हैं, मोहम्मद आमिर, अगर टीम मैनेजमेंट मौजूदा टीम मैनेजमेंट थी जो मिसबा और वकार जुन्नस पर मुश्तमिल थी, अगर वो उन दोनों को आपने फारिग कर दिया है, आपको अगर आपने टीम मैनेजमेंट को फारिग ही करना था तो फिर आपको वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान करते हुए आपको वेट करना चाहिए था। आपको सिर्फ दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम अनाउंस कर देनी चाहिए थी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज थी। क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट आपने तब्दील करने का फैसला कर लिया था तो आप मोहम्मद आमिर को भी वापस ला सकते थे, उसको इत्मीनान दे सकते थे। तजर्बा बहुत अहमियत इख्तियार करता है किसी भी टूर्नामेंट में। अगर आप तजर्बे को पसे पर्दा डालेंगे, पसे पुश डालेंगे, तो वो उससे उसका नुकसान जो होगा वो टीम को बिल्कुल होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा जय साहब, क्योंकि ये सिर्फ तजर्बा ही नहीं है, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी प्रेशर गेम होती है और आप वाली बात सही कि अगर तजर्बा होगा तो आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग बात है। जी बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह क्योंकि आप देखें ना, आप गुज़िश्ता 1-1.5 साल से फखर जमान को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप गुज़िश्ता 1 साल से अब्दुल उस्मान कादर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपने किस बिना पर उन दोनों को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर दिया? आपको पता है शुएब मकसूद सिर्फ PSL में उसने कारकर्दगी चंद मैचेस में दिखाई, वो भी अबू धाबी के मैचों में, ठीक है, और पाकिस्तान के मैचेस में भी उसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी, आपने उसको टीम में शामिल कर लिया। आपने खुशदिल शाह ने T20 जो नेशनल T20 टूर्नामेंट है उसमें 1 सेंचुरी स्कोर की, उस बिना पर आपने उसको अब मुसलसल 1 साल से आप पाकिस्तान टीम का बार बार हिस्सा बनाते जा रहे हैं। देखें इस तरह टीमें नहीं बनती। मोहम्मद नवाज की आप देखें कौन सी ऐसी कारकर्दगी की है, आपने कितने स्पिन बॉलर आपने शामिल कर लिए। अगर आपने अमाद वसीम को शामिल करना था तो मोहम्मद नवाज की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर एक और आपके पास अगर आप यहाँ पर रुकें तो मैं अपनी टीम को कहूँगा कि मुझे उन 7 प्लेयर की परफॉर्मेंस ज़रा स्क्रीन पे दिखा दें जिनके ऊपर मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है और किस के परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पर हम उन्हें टीम में लेके आ रहे हैं। हमेशा ये शोर में चाहते हैं कि यार परफॉर्मेंस बेस पे हम लोगों ने जो है वो टीम को सेलेक्ट करना, जब इतना बड़ा इवेंट आ रहा हो। ज़रा सबसे पहले हम ज़रा स्क्रीन पर नज़र डाल लेते हैं। अब मैं आपको बताता भी चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी आसिफ की, कि आसिफ की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है रीसेंट। आसिफ की स्क्रीन पर देख सकते हैं जी, जो T20 की उनकी परफॉर्मेंस है जी, वो लास्ट अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें तो 29 मैचों में उन्होंने 334 रन बना रखे हैं और 16 का उनकी एवरेज है। अगर 16 की एवरेज वाले बंदे को आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो या तो मोहम्मद वसीम को क्रिकेट नहीं आती है, या रमीज राजा को क्रिकेट नहीं आती है, या नीचे बैठे हुए जो आपकी जो सूबाई टीमें हैं उनको क्रिकेट नहीं आती है, और या फिर आप क्या मतलब आपका इनपुट क्या है इस टीम के लिए कि आप मोहम्मद आसिफ को सिलेक्ट कर रहे हैं। मुसलसल 4 सीरीज में फ्लॉप होने वाला प्लेयर आज T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो जाता है। ना तो उसकी कोई PSL में परफॉर्मेंस है और ना ही उसकी कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है। आगे चलते हैं जी, आजम खान की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बात की आजम खान के बारे में। T20 परफॉर्मेंस उठा लेते हैं जी, उनकी 3 मैचेस खेले हैं, आजम खान के 6 रन है और 6 की एवरेज से वो खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट उनका 85 का है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस। अगर डोमेस्टिक की बात कर ले तो वहाँ भी उनकी 22 की परफॉर्मेंस है और 900 उन्होंने 82 रन बनाए 50 मैचों में। आगे चलते हैं जी, हम बात कर लेते हैं हारिस की। हारिस की T20 की परफॉर्मेंस देख लेते हैं जी, जो इंटरनेशनल 8 मैचेस में 14 विकेटें हैं उनकी और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 6 का है। ये समझ से बाहर है कि आपको ये किस तरह से स्ट्राइक बॉलर के तौर पर नजर आता है। हारिस हमेशा से आखिरी जो डेप्थ ऑफ ओवर होते हैं आपके, उनमें आपको बॉलर वो चाहिए होता है जो कि ब्लॉक हाउस में बॉलिंग करे, नहीं आती है करनी, अभी तक सीख नहीं पाए हैं, सिखा नहीं पाए हैं, या एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं जी, बात कर लेते हैं हम खुशदिल शाह की।
खुशदिल शाह से जो उनकी लास्ट T20 परफॉर्मेंस है जी, वो 9 मैचेस में 36 उनका हाईएस्ट और 21 की एवरेज है। ये खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है जी। आगे चले जाते हैं जी, हम हुसनैन की परफॉर्मेंस में बहुत बात हुई है कि हुसनैन को ग्रूम करना है, उसका प्रॉब्लम है बैक का, वो रुकता है, वो बॉल लाइन पे नहीं करता, पीछे बहुत करता है। उनकी T20 की परफॉर्मेंस ले ले 12 विकेटें हैं जी उनकी, 17 मैचेस में 17 विकेटें हैं, पर मैच 1 विकेट माशाल्लाह। मोहम्मद नवाज की बात कर ले, चौई साहब भी मोहम्मद नवाज की बात कर रहे थे। T20 मैचेस जी 24, और ये जो रीसेंट परफॉर्मेंस हम आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल, 16 मैचेस हैं उनके, और 16 मैचेस में उनकी 20 विकेटें। एक आपका लेफ्ट आर्म स्ट्राइक बॉलर हो, मिडिल में आके बॉलिंग करे और उनसे विकेट ना निकले तो टीम तो फिर नीचे ही लगती है ना। आंट पे बात कर लेते हैं जिनकी वजह से बहुत फड्डा बना, 2 बंदों की वजह से, आजम खान और शुएब की वजह से। सारी लड़ाई की जड़ इन 2 बॉलर्स की, 2 बैट्समैन की वजह थी। तो इनका जो इंटरनेशनल करियर है वो हम आपको बताते हैं कि जी उन्होंने खेले हैं जी 26 मैचेस, और उनकी परफॉर्मेंस है जी 26 के रन की एवरेज से वो परफॉर्मेंस अपनी देते चले आ रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये काशिफ भट्ट, मैं सीधा आपकी तरफ ही आता हूँ। सबसे पहले मैं एक सवाल सुना दूँ, अगर मोहम्मद वसीम साहब का सवाल जो कि अशरफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था, मैं चाहूँगा वो सवाल सुन लें, उसके बाद फिर हम काशिफ की तरफ चलते हैं। जी, अशरफ चौधरी साहब, बाकरी एंड देन शेख हिजाज। वसीम, देखने में तो जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है माशाल्लाह बहुत ही मजबूत है, और तवक्को की जाती है कि ये टॉप 4 में तो पहले जगह बना लेगा। वसीम, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपकी आखिरी टीम अनाउंस होगी बतौर चीफ सेलेक्टर? अच्छा भाई, T20 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक इसका बाद में प्लीज है। जी शेख साहब। देखिए, मेरा जो काम है, जो मुझे मिला हुआ है, वो मैं कर रहा हूँ, और जब तक मुझे कहा जाएगा मैं करूँगा, और जब कहा जाएगा नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट ना आई थिंक ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकते हैं, लेकिन जो जवाब आपके हैंड में है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। काशी साहब, एक मंजे हुए सहाफ़ी का सवाल। जी जी, हाँ जी। और ऊपर से देखिए चौई साहब ने कैसे उन्हें पहले कहा कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, ये चौई साहब बताएंगे तंजन कहा था ये वाकई टीम बहुत अच्छी है, और जो जवाब आया उसके बाद वसीम को ये कहा कि आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर थोड़ा वो हड़बड़ा गया, समझ नहीं आई मैं करा क्यों। अब आप बताएंगे क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले चौधरी साहब ने अपने सीनियर होने का बड़ा वहाँ पे मुजाहरा किया। पहले उनको अपनी तरफ पूरा तवज्जो उनको अपनी तरफ लेके आए तारीफ़ करके, फिर उन्होंने उनके कान के नीचे रखी एक, ये मैं ये कहूँगा। और उसके बाद मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अल्फाज मेरे पास नहीं है। और वो जो वसीम जो बात कर रहे थे जी कि मेरा फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप चीफ सेलेक्टर की हमेशा से रही है जी हमारा फ्यूचर में ये प्लान है, फ्यूचर में ये प्लान है, फ्यूचर में ये प्लान है। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था हमें लॉन्ग टर्म में ये काम देगा, शॉर्ट टर्म में ये काम देगा। और चौधरी साहब के सामने कहते हैं जी कि मैं फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हालांकि उनके चेहरे से वाजिया था कि यार रहते मेरे हाथ से तो अंदाज़ा ला लो कि गल गई है मुख। दूसरी बात, अगर मैं आपको सिलेक्शन पे जो आपने बात की है, मेरे लिए जिनका नाम पे आप कह रहे जी कि ये जो 7-8 प्लेयर्स के नाम है इन पे डिस्कस किया जाए, मैं तो शुरू करूंगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही करूंगा शुएब मलिक से। शुएब मलिक जैसा प्लेयर आपके पास हो और बिल्कुल अपने, और वो खुशी से कह रहा था कि जी मैं वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, और आप उसको कि हमारा ये कल्चर पक्का हमेशा के लिए, आने वाले जो अंडर 19 प्लेयर्स हैं वो भी तैयार है यार टीम में खेलेंगे, लेकिन कभी आप रिटायरमेंट नहीं दे सकेंगे, इज्जत से कभी नहीं जा सकेंगे। शुएब मलिक वो प्लेयर है जिसने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अबू धाबी इन जगहों पे हमेशा परफॉर्म किया है और सिंगल हैंड मैच जिताए हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता था, लेकिन इस जगह पे उनको ना सिलेक्ट करना मेरी समझ से बिल्कुल बाला है। और दूसरी तरफ वहाब रियाज, आप उसकी करंट परफॉर्मेंस देखें, उसको ड्रॉप करना ये भी मेरी समझ से बाहर है कि आप रीज़न आपके पास है ही कोई नहीं कि इनको क्यों बाहर किया है, इस वजह से कि आपने जिनको सिलेक्ट किया है आपने उनके गुरुओं को खुश किया है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी कड़ी कहाँ से मिलती है। जाके आप प्लेयर्स ना देखें, ये टीम जो अनाउंस की गई है इनके पीछे जो बैठे हैं उनको देखा गया कि ये किस फ्रेंचाइज का कौन सा प्लेयर है, इसके पीछे गुरु कौन सा है। ये फ्रेंचाइजीज की बेस पे टीम सिलेक्ट की गई है, रादर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे या उस पे की जाए। प्लेयर्स की तो बात ही नहीं की जा रही। इनमें मुझे बताएं, आजम खान को आप प्लेयर कहते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट। आई स्वायत्त मीन की बुनियाद पे भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप वो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूबों का नाम लेना, रीजन्स का, एसोसिएशन का नाम लेना है, उन्होंने फ्रेंचाइज का नाम तो नहीं ना लेना, बिकॉज ये प्राइवेट फ्रेंचाइजीज है। लेकिन पिछली गल तो कुछ और है कि जी के उन्होंने तो यही कहना ना कि जी के हम सेंट्रल पंजाब से है, KPK से है, लाइक इंग्लैंड के फॉर्मेट को, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्लेयर के साथ आगे उसकी सेंट्रल KPK उस रीजन का, उसके प्रोविंस का नाम लगा देते हैं रादर जैसे। लेकिन बात कुछ और है कि ये एक्चुअली फ्रेंचाइजीज को देखा गया है कौन किस फ्रेंचाइज से खेलता है। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुझे से समझ से बाहर था पहले तो जो दोनों हेड कोच और वकास यूनुस बॉलिंग कोच, इन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी एक बड़ी एक फनी किस्म का था। लेकिन मिसबा जो नौमौलूद कोच थे जिनको स्कूल की कोचिंग का नहीं पता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घर से बुला के उनको कोच लगाया, और जब वो कुछ अली बे सीखने लगे थे तो उन्होंने कह दिया कि रादर में एक्स कोच के लाया जो मैं फॉर्मर कोच ही ठीक जी जी ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं जो अब सिलेक्शन की बात करूं, मुझे ये बताइए कि जो सिलेक्टर ने टीम अनाउंस किया, रमीज राजा बड़े अच्छे पढ़े लिखे प्लेयर्स में जाने जाते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनकी पूरी लाइफ में इतना मुश्किल पर्चा आज उनको मिला होगा। उनका मुश्किल पर्चा है एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बड़ा ही मुश्किल पर्चा है उनके लिए, क्योंकि आने से पहले अभी अनाउंसमेंट हुए, मुतवक्को हैं तो उसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अगले दिन का नहीं पता था पाकिस्तान में कि एकदम ही हुकूमत चेंज हो जाए, PCB चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज है, तो आप मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं और कह रहा जा रही उनकी मर्जी से टीम अनाउंस हुई है। तो मेरे लिए बड़ी समझ से बाहर। हाँ, मेरे एक उम्मीद की किरण मेरे पास मेरा एक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद 10 अक्टूबर तक का टाइम है कि इसमें थोड़ी चेंज कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे नाम किए जा सकते हैं 10 अक्टूबर तक। तो अल्लाह करे कि उसमें कोई 2-3 चेंज तो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो साहब अभी काशिफ कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक का टाइम है और टीम जो है वो कुछ इजाजत है ICC की तरफ से चेंजेस की, तो फिर ये पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि रमीज राजा का आते ही बाबर आजम को मिलना और उन्हें कहना कि विद यू आप जैसी मर्जी टीम बनाओ। जब टीम अनाउंस होती है तो बाबर आजम के ही 3 फेवरेट प्लेयर टीम से बाहर होते हैं और उन 3 प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद एक और बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे कि अब तो थोड़ी नोक-झोंक कप्तान के साथ भी आने वाले चेयरमैन के साथ लगता है कि शुरू हो गई है? जी, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि बाबर आजम और जो रमीज राजा के दरमियान मुलाकात हुई थी, उसमें बाबर आजम ने अपने मतों जो प्लेयर थे कि वो जिन प्लेयर्स के साथ जानना चाहते थे, उनमें शर्जील खान भी थे, उनमें फखर जमान भी थे, उनमें उस्मान कादर भी थे। लेकिन 3 प्लेयर तो यहीं पे उन्होंने उनके रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात यहाँ पे सिलेक्शन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट का परफॉर्मर होता है उसको कहा जाता है कि हमने इसको टीम में लेके आए। अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट के परफॉर्मर की बात की जाए, शाहनवाज धानी पाकिस्तान सुपर लीग का टॉप विकेट टेकर बॉलर है। आपने उसको किस बिना पर रिजर्व खिलाड़ियों में रखा, जबकि आपका महंगा तरीन बॉलर हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ को क्यों टीम में रखा? देखिए, ये जो चीजें हैं, आप मेरिट पर की बात करते हैं मगर मेरिट पर अमल नहीं करते। मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी उसने दिखा दी कि आपको फौरी तौर पर ये हम वो ही बात पे आ जाते हैं कि हम एक मैच पे हीरो बनाते हैं और अगले मैच पे 0 कर देते हैं। चौधरी साहब, ये यहाँ पे तो मैं यही कहूंगा ना चौधरी साहब, यहाँ पे ये मैं कहूंगा कि ये टीम वही बनी ना कि फ्रेंचाइजीज की बुनियाद पे रखी गई टीम बनी है, रादर के परफॉर्मेंस पे या किसके नाम पे वही देखा गया कि किस फ्रेंचाइज का जोर था। मुल्तान सुल्तान का इतना जोर नहीं था, धनी रिजर्व में चला गया, करंदर्स का जोर था, हारिस रऊफ टीम में आ गया। काशिफ, एक बात बताऊं, अभी चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, बिल्कुल काशिफ, ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि ये फ्रेंचाइज की टीम ने लगती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो फ्रेंचाइज मुंसलिक है उन सबको खुश किया गया है। देखे ना चौधरी साहब, मुझे बताएं कि जी के कहा सुनने में आया जा रहा है कि जी बाबर ने शर्जील का भी कहा, हालांकि शर्जील की जरूरत बाबर को भी नहीं है, रिजवान और बाबर दोनों ओपनर है, वो आता है तो ओपनिंग स्लॉट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी फ्रेंचाइज की तरफ से उसको प्रेशर है कि यार ही शुड बी इन ऑन कराची किंग्स के प्लेटफॉर्म में, जो मैंने फील किया। दोनों से मैं एक सवाल पूछूंगा जी। साहब, मैं जब हम क्रिकेट खेलते थे, काशिफ जब क्रिकेट खेलते थे, जब हम ट्रायल दे के नेट से बाहर आते थे ना, तो सिलेक्टर में पूछता था कहाँ से हो, किस क्लब से हो, और वाह यार तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, मैंने ये प्लेयर जो है ना वो पहली दफा नेट में देखा खेलते हुए। तो जब टीम अनाउंस होती थी हम टीम से बाहर होते थे, जिसको सिलेक्टर मुंह भी नहीं लगाता था वो टीम के अंदर होता था। तो आज मुझे लगा कि बाबर आजम से पहले लेके उन्होंने ना नकल मारी है, पर्चा लिया है उन्होंने कि मैं देखूं कि बाबर आजम के दिमाग में प्लेयर कौन से चल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा यार ये प्लेयर इसके दिमाग में चल रहे हैं, तो इससे पहले कि ये कहे
कि यार मेरे इन प्लेयरों में लड़ाई करनी है, हम खुद ही उन प्लेयर्स को टीम से साइड पे कर देते, तो ये तो फिर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। आप प्लेयर्स को बूस्ट करने की बजाय उसका मोरल डाउन कर रहे हैं, उसे कप्तान को तो हौसला चाहिए, आप तो सियासत कर रहे हैं कप्तान के साथ। इमरान, यहाँ पे जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से सवालिया निशान उठा रहे हैं, हाँ। दूसरी जानब ये भी कर रहे हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान का पहला मैच ही भारत के खिलाफ है, हाँ और जी। भारत के अगर प्लेयर्स की आप फरिश्त देखें और पाकिस्तान बिल्कुल के ठीक इन बात की प्लेयर्स है। को देखें, और ये एक क्लब लेवल से भी नीचे Oh, की yes. टीम लगती है, ठीक है। Exactly. ये आप किसी प्लेयर का मुआवजा कर सकते हैं मुझे इनमें बिल्कुल से? भी नहीं, करीब मोहम्मद तक नहीं कर हफीज एक सकते, था। करीब आप तक नहीं कर किसी प्लेयर सकते। का मुआवजा नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। और आप कहते हैं आपने इंडिया को शिकस्त देनी है। देखिए, अच्छा। आपने भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकस्तें समेट रखी हैं। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल ऐसे आप किसी मेगा इवेंट में भारत से आज तक नहीं जीत सके, तो आप किस तरह इतने बुलंदोबांग दावा कर नहीं रहे कर हैं कि सकते, आपने नहीं, भारत को बिल्कुल। देख के उसके मद्दे मुकाबल की टीम बनाई है? बिल्कुल एग्जैक्टली। काशिफ, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जो मैंने सवाल किया? देखिए जी, कि सबसे ये क्या सियासत हो रही है, देखिए, क्या मोरल डाउन किया जा रहा है? इमरान साहब, आपको एक मैं बात बताऊं, जब मैं भी अंडर 14 अंडर 16 से क्रिकेट खेलता तब से सुनने में आ रहा है जी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हार गए हैं या तजर्बे कर रहे हैं, हम प्लेयर चेक कर रहे हैं, जीत गए हैं, यार ये प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, इसको हमने स्लॉट में लिख लिया अपने। जब वर्ल्ड कप सर पे आता है तो हमेशा सरप्राइज मिलते हैं। ये चीज मुझे आज तक ये मन तक समझ नहीं लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कोई भी चीफ सिलेक्टर हो या मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी हो या हेड कोच हो या कैप्टन हो, हमेशा सुनने में आता था जी, और सीईओ से भी सुनने में आने जाता था कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वी आर गोना डू सम प्रैक्टिस अगेंस्ट फॉर द वर्ल्ड कप जी। और जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होती है तो ऐसा सरप्राइज मिल जाता है कि सबके मुंह में उंगलियां चली जाती हैं कि यार हम अपने हमसाया मुल्क को कैसे हराएंगे, क्योंकि वी आर ओल्ड राइवल्स। अगर हम उनको हराने के काबिल नहीं है टेबल पे, तो फिर मुझे बताएं पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएंगी, हम कैसे अवाम स्क्रीन में सामने कैसे बैठेगी? इसका मतलब आधा पहले ही हारे बैठे होंगे, यार हमारी टीम तो उनसे बहुत हल्की है, दे आर प्रॉपर प्रोफेशनल्स, वी आर जस्ट काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल। बिल्कुल काशिफ, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा, उसके बाद थोड़ी सी बात मिसबा पे भी करेंगे, टाइम क्योंकि बहुत कम है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर की लिस्ट अगर मेरी टीम चलाए तो मैं सेंट्रल प्लेयर्स की एक लिस्ट चलाना चाहूंगा जिसमें आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में बाबर आजम है, हसन अली हैं, मोहम्मद रिजवान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। बी कैटेगरी में अजहर है, फ़हीम है, उसके बाद फ़खर हैं, फवाद हैं, शादाब हैं और यासिर हैं। फिर अगर सी कैटेगरी में चले जाए तो आबिद अली हैं, इमामुल हक हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, नवाज हैं, नुमान अली हैं और सरफराज हैं जो कि कभी सबसे महंगे हुआ करते थे। और नीचे मर्जिंग में चले जाते हैं, इमरान भट्ट हैं, शाहनवाज दानी हैं और उस्मान कादिर हैं। ये प्लेयर है। लेकिन चॉई साहब, ये जो 6 प्लेयर जिनके ऊपर हमने बहुत डिबेट की, जरा शॉर्टली बताइएगा, ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो पाकिस्तान उन प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो टीम का हिस्सा भारी नहीं भारी है, पैसा दे रहा है जिनको टीम में कभी रखना ही नहीं है, खूबसूरत जिनका कोई क्वेश्चन। ताल्लुक ही नहीं है टीम के साथ। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है इमरान। बात ये है कि ये डोरियां कहीं और से हिल रही हैं, काम कुछ और कर रहा है। आगे आगे जो बोने हैं ना, बोने आपने देखा होगा को उनकी डोरियां हिला रहे हैं, कोई और पीछे से हो रहा होता है, तमाशा कुछ और होता है। ये तमाशा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये देखें, ये तमाशा अभी इनका इनका वो कहते हैं ऑपरेशन क्लीन अप होगा जब ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ऊपर क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनको ऐसा बंदा आज तक मिलना है मोहम्मद हफीज जैसा जो 1 साल से पे नहीं दे रहा और वो टीम के लगातार खेली जा रहा है। इस ऐसे बंदे की मिसाल हमारे स्क्रीन पे भी सामने मोहम्मद हफीज आ गए। मुझे बताएं ऐसा कि प्लेयर पूरी दुनिया में होएगा जो बगैर मैच फीस लिए, बगैर कॉन्ट्रैक्ट लिए अपने मुल्क के लिए फ्री खेलता जा रहा है? मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू मोहम्मद हफीज साहब। और ये एक मैं बता दूं, क्या ख्याल है चॉइस साहब आपका फीस के बारे में? मेरे ख्याल से ऐसा प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं होएगा जी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ अगर ट्रू पाकिस्तानी होने की वो निशानी दे रहे हैं, यस, कोई शक नहीं, वो पाकिस्तानी है, ठीक है। अब ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप हफीज का भी आखिरी है, इसके बाद इसी टीम में से बहुत सारे प्लेयर्स का ये मुस्तकबिल फाइनल हो जाएगा। सॉरी काशिफ आपसे, क्योंकि 5 मिनट रह गए तो मैं चाहता हूँ मिसबा वाला भी टॉपिक थोड़ा छेड़ लें। तो मिसबा की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब मिसबा आए थे तो पाकिस्तान टीम किस रैंकिंग में थी और अब जब छोड़ के गए तो किस रैंकिंग पे थी। मिसबा जब आए थे कोचिंग करने तो पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर था, वनडे में 6ठे पे था और T20 में पहले नंबर पर था। आज मिसबा ने छोड़ी है या उनसे जान छुड़वाई गई है, वो आज पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में 5वें पर है, T20 में हम पहले से 3रे पे चले गए हैं और वनडे में स्टिल एज इट इज ऐसे ही है, क्योंकि मिसबा ने बहुत कुछ सीखा, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। ये सवाल मेरा आपसे जो साहब ये है कि क्या मिसबाउल हक को कोचिंग देखकर
पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती की गई थी? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट मिसबा को कोचिंग का जो देकर जिम्मेदारियां देकर पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती नहीं की गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था। देखिए, पाकिस्तान का सबसे कामयाब कप्तान रहा है, वो उसका नाम मिसबा उल हक है। अब उनके तजर्बे से आगे लोगों ने नहीं सीखा, ठीक है, तो उससे उसमें उनका मिसबा का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आपका देखिए, सवाल का बात जवाब आ ये- गया। अगला सवाल मेरा सुन ले यहीं पे। आपने कहा कि बहुत अच्छे थे, बहुत सारे मैचेस जीते और पाकिस्तान को सीखना चाहिए था। जब उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया तो क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? क्यों डिफेंड नहीं किया खुद को? उन्होंने क्यों पाकिस्तान के लिए बात नहीं की कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मैं क्यों जाऊं? कोई लॉजिक तो होनी चाहिए था ना। देखें, मैं इसमें एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के दौरा पर थी, उस वक्त ही जब पाकिस्तान टीम पहला टेस्ट मैच हारी, तो उस वक्त ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी कि मिसबा को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि वो सीरीज में दौरान दौरे पे थे। दौरे के दौरान किसी टीम मैनेजमेंट या किसी हेड कोच को नहीं हटाया जाता, और यही था कि जब वो पाकिस्तान में वापस आएंगे तो उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन ये ज्यादती नहीं है जैसा, ये ज्यादती नहीं है पाकिस्तान के साथ, या मिसबा ने की है या राजा ने की है, किसी ने भी की है। आपके सर पर वर्ल्ड कप है, सीरीज सर पर है, अब क्या तमाशा, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप? देखें जी, आपको पता था कि T20 वर्ल्ड कप में आपसे बेशक वो मिसबा होता या कोई और होता, इन प्लेयर्स के साथ आपकी कारकर्दगी उम्दा नहीं आनी थी, ठीक है। और ये बेहतरीन है किसी के गले में ये ढोल डाल के उस पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, क्योंकि मिसबा पे तो पहले ही आपने जिम्मेदारी डाल दी थी कि आपने। काशिफ, आप भी बता दें जरा, शॉर्ट कमेंट कर दें। देखें जी, अगर मिसबा और वकार दोनों पे, वकार के होने या न होने से फर्क कोई नहीं पड़ता। एज ए बॉलिंग कोच उनका बिल्कुल पर उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे फ्रॉम फर्स्ट डे। और दूसरी अब आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि वकार के बारे में तो कमेंट, जब एक बंदे के जाने से फर्क नहीं पड़ता उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं कि बस कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जाने से। जो है मिसबा, हाँ, उनको जब अली, मैंने जैसे बताया था कि जब उनको कोचिंग की अली पे आना शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा रादर के मैं, अगर मुझे निकाल दिया जाए तो मुझे फ्रेंचाइज भी नहीं पिक करेंगे, इंटरनेशनल कोचेज में मेरा नाम नहीं आएगा। यार, इसको तो निकाल दिया गया था, टेन्योर भी पूरा नहीं किया गया था। उनको यहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि यार कि मुझे कि मैं यहाँ पे फर्मली खड़ा हूँ कि मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए हूँ, मुझे मुल्क ने बुलाएगा, मेरी सर्विस अब मुझे काम करना आ रहा है, तो लिहाजा मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है यार, बस जब आज मैं चला जाऊँ ताकि मेरे आगे जो मेरे प्लान्स हैं वो कामयाब रहे। पाकिस्तान टीम का बात किसने सोचा है? जी सर, कहूँगा यहाँ पे काशिफ एक बात कहूँगा। जी जॉर्ज साहब। काशिफ 2008 की बात है जब एजाज भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन थे। हाँ जी, तो चेयरमैन आए थे, तो उससे पहले नसीम अशरफ के दौर में शुएब मलिक को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया था। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, 1 साल के लिए। हाँ जी, शुएब मलिक को हटाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसी साजिश चली हाँ कि श्रीलंका के खिलाफ हम अपनी होम कदाफी स्टेडियम में बदतरीन शिकस्त हमें हाँ, हुई थी। वो लॉबी बन गई थी टीम में, बिल्कुल। हाँ जी, रीजन बनाई गई थी कि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान हटाना है। हाँ जी। अगर यही बात है कि अगर मिसबा को आप कहते हैं मिसबा डट भी जाता ना, तो क्रिकेट बोर्ड से ऐसे इशारे चलने थे पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम ने फिर एक बदतरीन शिकस्त खाकर कोच के लिए जवाब पैदा कर दिया। वैसे भी तो शिकस्त पाकिस्तान के जो टेबल पे टीम नजर आ रही है उसमें भी तो होगा ना। काशिफ, आपसे भी यही सवाल का जवाब होगा। चौधरी साहब, क्या जिच किया गया ये टीम अनाउंस करके, ये बताया गया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं? जबकि हम जब आए थे, जब चेयरमैन साहब नए आए थे और ये जो चीफ सेलेक्टर है, इन्होंने कहा था कि मिल बैठकर एक टेबल पर हम टीम बनाएंगे। और दुनिया भर में ऐसा होता है, कोच बैठता है, माजी में पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, कप्तान बैठता है और हायर जो हमारे अथॉरिटीज है वो बैठ के टीम सेलेक्ट करती है कि यार इसको इस पे बात कर लेते, इस पे बात कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ इस दफा? नहीं जी, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जी, छोटा सा शॉर्ट कि जब आपने फैसला कर लिया था कि मिसबा को मजीद नहीं कंटिन्यू करना, तो फिर वो टेबल पे बैठने की बात हो ही नहीं सकती थी। जी, बिल्कुल ठीक बात की कि जब आपने सारे प्लान आपके ऑलरेडी तैयार हैं, जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी रिटन है, तो उस पे आपके कौन से प्लान, कौन से फ्यूचर प्लान, कौन से शॉर्ट टर्म प्लान, कौन से करंट प्लान, वो सब कुछ डेड हो जाते हैं। अब तो मैं तो पहले वीक में पता लग जाएगा नए चेयरमैन के कि उसके क्या प्लान हैं, कि वो भी एहसान मानी की तरह डमी है या भी ये कुछ स्ट्रांगली चेयरमैन बन के सामने आएंगे। और मैं जी आपको बता दूं, जो अभी करतूत, सीधी सी बात है, जो भी लग रहे हैं नए चेयरमैन के, जो हालातों वाकयात लग रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो लंबा चल सकेंगे या लंबा उनको लेके चल। ठीक है टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम है। चौधरी साहब, आप भी कल इंशाल्लाह ताला हम इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। मुझे पंजाब की टीम के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं उन टीमों के साथ क्या हो रहा है। काशिफ, आप भी इंशाल्लाह ताला हम कल बैठेंगे और मजीद पहले इस पे बात करेंगे, फिर सेंट्रल पंजाब की टीम पे बात कर लेंगे। नाज़रीन,
देखिए आज अगर कोई ये समझता है कि वो किसी के खिलाफ लॉबी बना के तो किसी को हटा देगा, तो मेरा ख्याल है कि हर आने वाला, मिसबा जब आए थे तो उन्हें लगा था कि शायद उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन उन्हें एक दिन जाना था, वो चले गए। अगर रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो वो ये सोच समझ कर आएँ कि अगर आज वो किसी के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो कल उनके लिए खड्डा खोद दिया जाएगा और बहुत जल्द खोद दिया जाएगा। अगर वो किसी की लॉबी करके या किसी की लॉबी के सर पे चढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड बन गए हैं, तो ये मत समझे, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें हैं जो कि एक प्रोसेस होता है जिसे मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकता टीवी पे बैठ के, कि लोगों की खुशामदे करने के बाद आप जिस ओहदे पर आके बैठते हैं, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो उन लोगों की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान के टैलेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए खुलूस दिल से काम करें। हमारी दुआ है कि वो लोग आगे हैं जो पाकिस्तान के लिए खुलूस दिल से काम करना चाहते हैं, जिन्हें क्रिकेट से और इस पाकिस्तान की इज्जत से प्यार है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो और मजीद मुहर्रकात हैं उन्हें बाहर लेकर आएँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, काशिफ भट्ट का और साथ ही अशरफ चौधरी साहब का। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।